जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज आपको सामने डिस्कस करने वाले हैं हेनरी स्कैनविच के द्वारा रचित नन्हा संगीतकार कहानी के बारे में। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को पूरी कहानी A to Z डिटेल्स में समझाऊंगा, जिसमें इसमें संबंधित जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इसमें जो हेनरी स्कैनविच की जो संवेदना है, जो ये संदेश देना चाहते हैं समाज को, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में A to Z सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, एक परफेक्ट आंसर भी रेडी होगा इसमें, और आप लोग एग्ज़ाम में कभी इसे नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले समझते हैं इस कहानी के मूल जो भाव है इसको। तो किसी भी कहानी को समझने से पहले हमें उसके राइटर के बारे में पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हेनरी स्कैनविच के जीवन परिचय को, उसके बाद हम लोग कहानी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले हेनरी स्कैनविच के जीवन परिचय को। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिसके कारण उनका भी बहुत भला होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, हेनरी स्कैनविच, ठीक है, इनके जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। इनका जन्म सन 1846 ईस्वी में पोलैंड में हुआ था। स्कैनविच नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पोलैंड के प्रथम लेखक थे। शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो गया यहाँ पे क्या? तो हेनरी स्कैनविच किसके, जो नन्हा संगीतकार है उसके रचनाकार का नाम है हेनरी स्कैनविच, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इनका जन्म कब हुआ? तो 1846 में, 1846 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोलैंड में हुआ था। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पोलैंड के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1905 में पुरस्कृत स्कैनविच पोलैंड के उन रचनाओं में है जिन्होंने पश्चिम यूरोप के साहित्य परिदृश्य में अपनी खास जगह बनाई। अर्थात 1905 में इन्हें जो है क्या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस हेनरी स्कैनविच को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1905 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने पुरस्कृत उपन्यास कोविडिस, ठीक है ना, कोविडिस लिखने के लिए उन्हें इटली की यात्रा की थी। मतलब इनके जो प्रमुख जिस कृति के लिए, जिस रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उसका नाम था कोवेडिस। क्या नाम था? कोवेडिस। ठीक है, ये कोवेडिस लिखने के लिए इटली का पूरा भ्रमण किए थे, मतलब घूमे थे। विश्व की 60 से अधिक भाषाओं में यह उपन्यास अब तक अनुदित हो चुका। मतलब ये इतना ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध हो गया कि अब तक ये 60 भाषाओं में पूरा का पूरा अनुवादित कर दिया गया है। ठीक है, उन्हें पुरस्कार देते हुए, ठीक है, स्वीडिश अकादमी ने कहा, महान कलाकार के अपूर्व और विलक्षण गुणों के कारण इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, मतलब सोचिए कि जिसने इनको पुरस्कार दिया, उनके ये कथन है क्या कि महान कलाकार के अपूर्व एवं विलक्षण गुणों के कारण ही इन्हें जो है पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हो 1619 ईस्वी में हो गई। ठीक है, इस प्रकार जो है हम लोगों ने इनका जीवन और मरण पढ़ लिया। ठीक, अब इन्होंने कौन कौन से कार्य किए उसको एक बार देखते हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं ट्रिलॉजी। इसमें 3 उपन्यास के क्रम है। कौन कौन से हैं? देखिए, विथ फायर एंड स्ट्रॉड तथा पेन माइकल, विदाउट दगमा, चिल्ड्रेन ऑफ द साइल, सिलाकाट, लेट अस फॉलो हिम, इन वेन आदि। ये सभी जो इनकी रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग डिनोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, हेनरी, देखिए यहाँ पर आप कुछ बातें हैं। स्कैनविच बेहद संवेदनशील एवं मानवतावादी कथाकार थे। ठीक है, संवेदनशील मतलब जो इन्होंने रचना रची, इसमें उन्होंने संवेदना को आगे रखा। ठीक, लोगों के अंदर, लोगों के मन के अंदर, ठीक है, ये अलग से एक भाव जागृत करना चाहते थे। उनकी रचनाओं में अक्सर जीवन की वे त्रासद घटनाएं उभर कर सामने आती हैं जिन्हें वह अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो उन टॉपिक्स को उठाकर अपनी रचना का शीर्षक बनाते हैं, जिन सभी चीज़ों को हम लोग देख कर क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। ठीक है, उनके नन्हा संगीतकार अपनी भाव प्रतिभा की उपेक्षा से उपजी ऐसी कहानी है
जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर दी है कि हम क्या अपने प्रतिभाशाली बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के बजाय उन लोगों की उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए जो पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और संभावनाओं को पहचानना, उन्हें विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण देना और समय समय पर उनकी सराहना करना इतना आवश्यक है। यह नन्हा संगीतकार के माध्यम से समझा जा सकता है। ऐसा ना होने पर असमय ही ऐसी प्रतिभा कुम्हला जाती है। ठीक है, समझिए यहाँ पर क्या है। कवि जो है, कवि बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। ठीक है, जो लेखक हैं वो जो है इसमें कहानी के माध्यम से जो अपनी लेखन शैली है इसके माध्यम से समाज को यह संदेश देते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं कि हम जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं, ठीक है, कि उनकी जो अंदर की प्रतिभा है कहीं हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम दूसरों के बच्चों को देखकर अपने बच्चों को बोलते हैं कि उनके जैसा बनो, ठीक, या फिर हम उन बच्चों को ऐसा छोड़ देते हैं जिनके अंदर वास्तविक में टैलेंट होता है, ठीक है, लेकिन उनको हम आगे बढ़ने का मौका नहीं दे पाते हैं। तो समाज को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसे जो छोटे छोटे तबके के जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर में वास्तविक में गॉड गिफ्टेड प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन उसको सही रास्ता या फिर सही डायरेक्शन ना मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं चरमरा कर दम तोड़ देती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल है जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, लेकिन उनको सही जगह पर सही इम्प्लीमेंट नहीं मिला जिसके कारण वो अपनी प्रतिभा को वहाँ दिखला नहीं पाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब पारिवारिक जो मतलब पिताजी कुछ थे, उसके बाद उनको गिफ्ट मिल गया, ठीक है ना, तो ये सभी करके वो आगे बढ़ गए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो समाज में हमें देखनी चाहिए, ऐसे बच्चों के प्रतिभा को बढ़ाना चाहिए जो सच में टैलेंटेड है और अपने टैलेंट को शो करना चाहते हैं। आज बहुत सारे माध्यम हैं जिसके कारण जो बच्चे हैं वो अपने टैलेंट को लोगों के सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले उस समय की जो संस्था थी या फिर समाज था उसमें ये सभी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ठीक है, जिसके कारण जो हेनरी स्कैनविच जो अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किए हैं। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने हेनरी स्कैनविच के जीवन परिचय को पूरी तरह समझ लिया। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इससे संबंधित जितने शॉर्ट क्वेश्चन थे आप लोग वहाँ पर लिख लिए होंगे कॉपी में अपने। अब हम लोग समझते हैं नन्हा संगीतकार के कहानी के विषय में। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं। नन्हा संगीतकार जब वह इस दुनिया में आया तो बेहद कमज़ोर और दुबला था। पड़ोसी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। माँ और बच्चे को देखकर आपस में अफसोस जाहिर करने लगे। उनमें लुहार की पत्नी सबसे तजुर्बेदार थी, सो अपने अंदाज में बीमार स्त्री को दिलासा देने लगे। तुम चुपचाप लेटी रहो, मैं पवित्र मोमबत्ती लाती हूँ। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करो। बेहद बेहतर होगा अगर कोई जल्दी से जाए और अंतिम क्रियाक्रम के लिए पादरी को बुला लाए। समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ कि जो बच्चा है वो जन्म ले रहा है, उसकी माँ की भी परिस्थिति इतनी दयनीय है कि अब लग रहा है कि वो भी नहीं बचेगी। जो लुहार की स्त्री है, जो बाकी जो लोग हैं वो आप वहाँ पर घेरे उन्हें खड़े रहते हैं, ठीक है। जो लुहार की स्त्री होती है वो थोड़ा तजुर्बेदार होती है, उनको सभी चीज़ के बारे में पता होता है। तो वो औरत को दिलासा देती है कि तुम्हारा जीवन जो है अब ज़्यादा देर तक नहीं है, तुम चुपचाप क्या करो, लेटी रहो, मैं पवित्र मोमबत्ती जलाती हूँ। और दूसरे को बोलती है कि जाओ जाके पादरी को बुला के लाओ क्योंकि इसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा, ठीक है। बच्चे का भी फौरन नामकरण करना होगा। वो बोलती है कि लुहार की पत्नी बोलती है कि बच्चे का भी जल्दी नामकरण करना होगा। दूसरी एक स्त्री बोली, मेरे ख्याल से तो यह पादरी के आने तक भी नहीं बचेगा, ठीक है। एक बगल में स्त्री रहती है, वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लड़का है, ठीक है, ये पादरी के आने के पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। बेहतर होगा कि जल्दी नामकरण हो जाए, वरना इसकी बेनाम आत्मा यहाँ वहाँ भटकेगी, ठीक है। आपस में ही लोग बात कर रहे हैं कि जल्दी से इसका नामकरण कर दिया चाहिए, नहीं तो इसकी जो आत्मा है वो यहीं वहीं भटकेगी, क्योंकि उसका नाम नहीं होगा तो बेनाम आत्मा होगा, उसका क्रियाक्रम किस प्रकार होगा, ठीक है। तो आपस में लोग जो है ये इस प्रकार की बातें करते हैं। यह बोलते बोलते उसने पवित्र मोमबत्ती जलाई। जो लोहार की पत्नी है वो मोमबत्ती जलाती है। शिशु को गोद में उठाया, उस पर एक पवित्र जल का छिड़काव करती रही जब तक शिशु ने आंखें झपकना शुरू नहीं कर दी। साथ ही पवित्र पाठ का जाप करती जा रही थी। जो लोहार की पत्नी थी वो उसके मुंह पर
कुछ बूंदों का कुछ पवित्र पानी है, कुछ भी पानी हो सकता है उन लोगों के हिसाब से। क्रिश्चियंस है तो अपने हिसाब से वो उनका पानी होगा, ठीक है। तो वो लोग उस बच्चे के फेस पर क्या करती है, छिड़काव करती है, जब तक वो बच्चा अपने पलकों को ना झिपकाए, ठीक। उसके बाद क्या होता है, वो पवित्र मंत्र का जाप करने लगती है, ठीक है। परम पूज्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं तेरा नामकरण करती हूँ, तेरा नाम होगा जैन। फिर वह मृत्यु के वक्त की जाने वाली प्रार्थना को याद करते हुए जल्दी जल्दी कुछ बुदबुदाने लगे। जो लुहार की पत्नी होती है वो उस बच्चे का नामकरण करती है, उसके पूज्य पिता और पुत्र की पवित्र जो है क्या बोलते हैं आत्मा का नाम लेकर वो उसका नाम रखती है क्या, जैन, ठीक है। और मंत्र का उच्चारण करने लगती है। हे ईसाई आत्मा इस दुनिया में अब विदा ले, हे ईसाई आत्मा इस दुनिया से अब विदा ले और जहाँ से जन्म लिया है वही शरण ले, आमीन, ठीक है। जो औरत है वो मन ही मन बुदबुदाती है और ये डायलॉग जो है उस जो है किसकी, लुहार की पत्नी का, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, हे ईसाई आत्मा इस दुनिया से अब विदा ले और जहाँ से जन्म लिया है वही शरण ले। ये जो लाइन है ये कौन कहता है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसका वक्ता कौन है, तो इसका वक्ता कौन है, लुहार की पत्नी, ठीक। पर ईसाई आत्मा का इस दुनिया से विदा लेने का कोई इरादा नहीं था, उल्टे वह जोर जोर से लाते चलाने लगा और रोना शुरू कर दिया। बहरहाल उसने रोने का स्वर इतना क्षीण और मंद था जैसे बिल्ली का कोई बच्चा हौले हौले मिमिया रहा हो, ठीक है। मतलब जो बच्चा जन्म लिया था वो जन्म से ही क्या था, कमज़ोर था, ठीक। अब जो लुहार की पत्नी है वो उसकी आत्मा से निवेदन करती है कि अब विदा ले, परंतु उस आत्मा को जाने का एकदम मन नहीं था, अर्थात उसे अभी मरने का कोई उम्र नहीं था, वो नहीं अभी मरना नहीं चाहता था, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसके हिसाब से वो जोर चिल्लाता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है उतना इतना आस्ते है, इतना महीन है कि ऐसा लगता है कि जो बिल्ली का बच्चा है वो मिमिया रहा है, माने आस्ते आस्ते बोल रहा है, ठीक है। पादरी को बुलाया गया था, उसने आकर पूजा पाठ किया और चला गया। मरने के बजाय माँ पूरी तरह भली चंगी हो गई। मतलब जो मंत्र उच्चारण या भी पूजा पाठ किया गया कि उसकी आत्मा को शांति मिले, परंतु यहाँ पर मंत्र का कुछ अलग ही इस्तेमाल हो गया, ठीक है। मतलब कहा जाए कि देखो, सबसे पहला बात कि मारने वाला और बचाने वाला, ठीक है, ऊपर वाला होता है, ठीक है। जब तक ऊपर वाले के घर से बुलावा ना आए तब तक यहाँ से कोई नहीं जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पर जो पादरी था वो आया था किस लिए, वो भाई साहब आया था मतलब जो जैनको की माँ थी और जैनको का जो स्वास्थ्य था बहुत ही ज़्यादा दयनीय था, तो ऐसा लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए पादरी को बुलाया गया। लेकिन पादरी के पूजा पाठ करने के पश्चात वो लोग भले चंगे हो गए, ठीक है। हफ्ते भर में काम काज में जुट गई, जिसको माँ थी वो पूरी तरह से फिट हो गई और एक हफ्ते के अंदर वो काम में जाने लगी। शिशु की सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी, लगता था जैसे वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। जो बच्चा है वो बहुत 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 कमज़ोर है, ठीक है, इतना कमज़ोर है कि जब वो सांस लेता है तो ऐसा लगता है क्या कि वो धीरे धीरे सांस ले, अब मरे कि कब मरे, ठीक। बेहद दुर्बल और कमज़ोर था वह। जब 4 बरस का जब वो 4 बरस का था तो एक दिन कुटिया की छत पर पपीहे ने 3 बार कू कू की तान छेड़ी, ठीक है। जो पपीहा होता है उसने उसकी छत पर क्या किया, कू कू की तान छेड़ी। कब, जब वो मात्र 4 साल का था, ठीक है। पोलिश लोक विश्वास के अनुसार यह एक शुभ शकुन माना जाता है, ठीक है ना। पोलिश लोग जो कि वहाँ का जो लोक कथा है उनके अनुसार यह माना जाता है कि जो पपीहा होता है यदि किसी घर के ऊपर 3 बार बाग दे देता है तो उसके घर में सुख समृद्धि तथा उसका जो घर का कला होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये बस एक धार्मिक धारणा है, ठीक। इसके बाद शिशु की हालत सुधरने लगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, धारणा कभी कभी सफल भी होती है, तो ये धारणा सफल हुई और जो बच्चा होता है उसकी धीरे धीरे तबीयत में क्या होता है, सुधार होता है। दिन बीतते गए और वह 10 बरस का हो गया। अब वो 4 बरस से क्या हुआ, 10 बरस का हो गया, पर हमेशा दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा। लेकिन उसका शारीरिक विकास बढ़िया से नहीं हुआ, उसी तरह कमज़ोर था जिस तरह बचपन में वो कमज़ोर पैदा हुआ था। झुकी देह और चिपके गाल, ठीक है। जो बॉडी है वो झुका हुआ है क्योंकि कमज़ोर है, खाने पीने को नहीं मिला उसको बढ़िया से, और गाल जो है क्या है, पचके हुए हैं। उसके धूसर बाल हमेशा उसकी उलझी चमकदार आँखों पर, ठीक है, गिरते रहते थे, मतलब घुंघराले बाल थे उसके, ठीक है। उन आँखों के सदैव एक ख्वाब अंगड़ाइयाँ लेता रहता, आँखें हमेशा दूर
बहुत दूर कहीं टिकी रहती, मानो कुछ ऐसा देख रही हो जो दूसरे से अनदेखा है। ठीक है, जो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है ना, उसके मतलब उनका जो रूप वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, कि वो जो है पतला दुबला है, बॉडी झुका हुआ है, ठीक है, गाल पचका हुआ है, घुंघराले बाल है, जो उसकी आंखों पर लटकन ऐसे लटके हुए हैं, उन छोटी छोटी आंखों से वो कुछ ऐसा देखता है जो कोई दूसरा नहीं देख सकता, और बहुत दूर और बहुत ही ध्यान से देखता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जाड़ों के दिन में वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और ठंड के मारे रोने लगता। अक्सर वह भूख से भी बिलबिलाता, क्योंकि माँ कई बार अलमारी या डब्बे में खाने के लिए कुछ नहीं रख पाती थी। गर्मियों में छोटे झबले में यहाँ वहाँ दौड़ा भागा करता था, जो रुमाल से उसकी कमर में बांधा रहता था। सिर पर पुआल और पुरानी टोपी रहती, जिसके सुराखों से उसके भूरे बाल बाहर झांकते रहते। देखिए, उसकी परिस्थिति इतनी दयनीय थी। एक तो वो गरीब घर में पैदा हुआ था, ठीक है, माँ घर घर में जाकर काम करती थी, उससे वो जो भी धन अर्जित करती उससे अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। ठीक, धीरे धीरे जन को जब बड़ा हुआ तो उसकी जो पारिवारिक स्थिति थी और भी जर्जर हो गई। ठीक, अब वो बाहर घूमता था, पतला दुबला तो था ही, ठीक है, और वहाँ पर पता चलता है कि वो सर्दियों के मौसम में वो भूख से भी रोता था, क्योंकि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो उसके लिए कुछ खाने के लिए छोड़ सके, तो वो भूख के कारण रोता भी था। अब भूख मारने के लिए वो इधर उधर घूमता था। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक जो है ये बताने का प्रयास करते हैं कि गरीबी जो है वो किस कदर इंसान को धीरे धीरे डुबाती और उसके सपनों को तोड़ती चली जाती है। ठीक, यहाँ पर उसके थोड़ा सा रूप वर्णन है कि जो कपड़ा पहना है, ठीक है, वो फटा पुराना है, एक पुआल की टोपी पहनी है जो कि बीच से सुराख है, फटी हुई है, उसमें से उसके बाल बाहर निकले हुए हैं जो कि लहरा रहे हैं। ठीक है, उत्सुक निगाहें पक्षियों की भांति यहाँ वहाँ भटकती रहती, मतलब उसकी जो आंखें हैं वो कभी भी चंचल है, वो इधर उधर जिधर तिधर देखते रहता था। पक्षी जैसे होते हैं चंचल, उसी प्रकार वो बच्चा भी चंचल आंखों से इधर उधर देखता रहता था। बेचारी माँ क्या करती, मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। हालांकि जेन से उसे बेहद प्यार था और उसकी पिटाई भी खूब करती। ठीक है, जैसे देखिए माँ होती है, माँ तो आखिर माँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जेन को जो है बहुत ही मतलब गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता है। उसकी माँ जैसे तैसे उसका भरण पोषण करती है, लोगों के घर में जाकर काम करके वहाँ से जो धन अर्जित होता है उससे वो जेनको का पालन पोषण करती है। ठीक, लेकिन जेनको की जो शारीरिक अवस्था है वो बहुत ही दयनीय है, वो बहुत ही कमज़ोर बच्चा है। ठीक, बचपन से ही वो कमज़ोर ही रह गया, उसका ठीक से पालन पोषण नहीं हो पाया, पोषण तत्वों के अभाव के कारण उसका जो शरीर है वो उसी तरह कमज़ोर बना रह गया। लेकिन माँ जो है वो अपने बच्चे से तो हमेशा प्रेम ही करती है, वो हमेशा चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो खुश रहे, अच्छा रहे। बच्चा रोता है तो क्या करेगी, जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो कभी कभी वो बच्चे को मारती थी। ठीक है, अपने जिनको को मार भी देती थी। अक्सर उसे चेंजलिंग कहकर बुलाती, प्यार से जो उसकी माँ है उसे चेंजलिंग कहकर बुलाती थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि उसकी माँ जो है उसे क्या कह कर पुकारती थी, तो चेंजलिंग कहकर पुकारती थी, याद रखिएगा। जब वह महज 8 बरस का था तभी से उसे अपने बूते पर जीना और अपनी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब स्वावलंबी जो होता है, आत्मनिर्भरता जो होती है वो 8 बरस की उम्र में ही जिनको के दिमाग में आ गया। अब वो अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता था, वो जीवन में अपने आप को अकेले जीने के लिए आगे बढ़ गया। ठीक है, अब उसको कोई खाना दे पीना दे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने जीवन कुछ खाएगा तो कुछ भी बाहर से लेके खा लेता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहने का अर्थ यह है, लेखक कहना चाहते हैं कि 8 बरस की उम्र में ही बच्चे के मन में जो है अकेले जीने अकेले रहने का भाव उत्पन्न हो गया। कभी भेड़ चराने ले जाता तो कभी जब घर पे खाने के लिए कुछ नहीं होता तो मशरूम खोजने घने जंगल में घुस जाता। खुदा का शुक्र था कि ऐसी दिलेरी के वक्त कभी किसी भेड़िए से उसे अपना शिकार नहीं बनाया था। ठीक है, समझिए यहाँ पर क्या है कि वो तो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, कमज़ोर दुबला पतला, अब खाने की तलाश में वो जंगल में चल जाता था अकेला। ठीक है, वहाँ जाकर वो मशरूम चुनता था। अब मशरूम भी देखिए बहुत प्रकार के होते हैं, एक जहरीले मशरूम होते हैं, खाने वाले मशरूम होते हैं। ठीक है, उसका नसीब और उसका भाग्य बहुत अच्छा था कि वो कभी जहरीले मशरूम को नहीं खाया। दूसरा बात क्या कि किसी जंगली जानवर यानी भेड़िया ने उस पर कभी आक्रमण नहीं किया, उसका भाग्य है वो सब। ठीक है, एक वह एहतियात
बरतने वाले बच्चों में से नहीं था। मतलब एहतियात मतलब का सावधानी बरतने वाले बच्चे कि नहीं हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए, हमारी जान को खतरा हो सकता है, या फिर समझदार जो होते हैं बच्चे वैसा वो नहीं था, चंचल स्वभाव का था। ठीक है, जब जो मन किया तब तो करता था। देहाती बच्चों की तरह बातचीत के वक्त मुंह में उंगली रख लेता था। उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने के बजाय बाज नहीं आते थे कि बच्चा ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, अगर जीवित भी रहा तो माँ को कभी सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका शरीर इस लायक नहीं बन पाएगा कि वह कड़ी मेहनत कर सके। जो लोग हैं वो इस प्रकार का आचरण करता था कि जो लोग हैं उसको हमेशा गलत ही ठहराते थे, और मतलब जब भी बात करता तो देहाती बच्चों की तरह मुंह में उंगली ले लेता था। ठीक है, और फुहड़ता के साथ रहता था, तो लोग उसको देख कर ना अनुमान लगाते थे, कहते कभी नहीं थकते थे। लोगों का तो काम होता ही है कहना, ठीक है ना। तो उस छोटे से बच्चे को लोग अप्रिशिएट यानी उसको उत्साह नहीं बढ़ाते थे कभी, उसको उल्टे में क्या करते थे, डिमोटिव उनके बारे में अलग अलग बातें कहते थे कि ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा, हाँ अपनी माँ का सेवा नहीं कर पाएगा, ये ज़्यादा दिन मान लो जी भी गया तो अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर सकता क्योंकि इसका शरीर इतना पतला है, इतना कमजोर है कि कोई भी भारी भरकम काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, यही सब बात बोलकर उसे हमेशा क्या उदास कर दिया करते थे। ठीक है भाई, सब बात समझ में। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसमें एक अनोखी खूबी थी, कुदरत की जाने या कैसी लीला थी कि उसे यह नियामत बख्शी थे। नियामत मतलब गॉड गिफ्टेड, जो भगवान कुछ लोगों को देते हैं वो उसको भी मिली थी। क्या मिली थी भाई? तो संगीत से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी। संगीत से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी, वो संगीत प्रेमी बच्चा था। ठीक है, और यह मोहब्बत ही उसकी जुनून थी, मतलब वो किसी भी हाल में संगीत सीखना चाहता था। लेकिन बेचारा है तो गरीब के साथ साथ वो बच्चा क्या है, वो शारीरिक रूप से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, हर किस्म की आवाज़ में उसे संगीत सुनाई देता था। भगवान की तरफ से इतना अच्छा वो पाया था गुण कि भगवान उसे हर चीज़ में सुर सुनाई माने स्वर सुनाई देता था, उसे उसमें म्यूजिक सुनाई देता था। ठीक है, भेड़ बकरियाँ चराने जाता, ठीक है ना, सॉरी, हर आवाज़ में वो डूब कर सुनता। जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, लय और सुर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वह भेड़ बकरियाँ चराने जाता या साथियों के साथ जंगल में बैठ चुनने खाली हाथ ही लौट आता और माँ से तुलतुला कर बोलता, ओ माँ, कैसा खूबसूरत संगीत था, कैसी मधुर तान थी, ला 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 ला। ठीक है, इस तरह करके वो अपनी माँ को बोलता था, तुतला कर बोलता था। ठीक है, बात समझ में आई? क्या होता था कि ये जो बच्चा है वो उसको गॉड गिफ्टेड भगवान दिए थे, क्या कि उसे संगीत जो है वो अत्यधिक प्रेम था, और जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, वो आपके दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इसे हर चीज़ में म्यूज़िक सुनाई देता है, ठीक है, जब वो दोस्तों के साथ जंगलों में जाता, भेड़ चराने जाता, ठीक है, तो जंगलों में पक्षियों की आवाज़ तथा भेड़ों के चरने की आवाज़, घास की आवाज़, इन सभी में उसे क्या संगीत सुनाई देता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया, संगीत के प्रति उसकी जो प्रेम भावना थी वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं, चल हट बंदर कहीं का, उसकी माँ बोलती है। ठीक है, ये डायलॉग, ये जो वाक्य है ये माँ है। अब मैं तेरा बाजा बजाऊंगी, ना काम का ना काज का। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये जिनको की माँ का कथन है। ठीक, उसकी माँ गुस्से से चिल्लाती और कलछी से उसकी पिटाई कर देती। बेचारा नन्हा सा बालक चीखता और दोबारा कभी संगीत ना सुनने का वादा करता, मगर उसका मन तो जंगल में ही बसता था। ठीक है, तो माँ उसे डांटती थी, फटकारती थी, लेकिन जिस भी वो क्या था, संगीत प्रेमी था। ठीक है, वो बोल तो देता था कि नहीं हम अब नहीं सुनेंगे संगीत, नहीं जाएंगे कहीं, लेकिन फिर क्या होता था, फिर वो वही काम करता था जिसमें उसका मन लगता था। ठीक है, वो सोचता रहता कि वहाँ कितने मधुर स्वर हैं जो गूंजते और बजते रहते हैं। जंगल का स्वर की बात हो रही है यहाँ पर, पूरा जंगल गाता है, उसकी प्रतिध्वनि से जंगल गूंज उठता है। मेड़ी के घास की पत्तियाँ गाती हैं, घर की बगिया में चिड़िया झहकती हैं, चेरी का वृक्ष सरसराता और फपकारता है। शाम ढलते ही उसे हर तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। देहात में सुनाई देने वाली एक से एक स्वर उसके जहन में बजने लगने लगते हैं। लगता जैसे समूचे गांव की मधुर स्वर लहरी गूंज उठी है। उसके संगी साथी आश्चर्य जताते, क्योंकि उन्हें तो ऐसा कोई स्वर सुना ही नहीं देता। काम के वक्त जब वह खेत में सूखी साफ घास काटने जाता तो हवा की सरसराहट में खो जाता। दूर खड़ा निरीक्षक जब उसे यूं ही निठल्ला
बाघ पीछे की ओर खिसकाए हवा और संगीत में खोए हुए देखता तो फुटपट्टी उठाकर 2-3 सटाक दे मारता ताकि वह स्वप्न दृष्टा से होश में आ जाए। पर सब बेकार। आखिरकार पड़ोसियों ने उसका नाम ही रख दिया संगीतकार जेनको। जो पड़ोसी थे उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? संगीतकार जेनको। यहाँ पर उसके संगीत प्रेम की चर्चा लेखक ने की है कि जो बच्चा था वो इतना ज़्यादा संगीत में मग्न था, इतना ज़्यादा कि उसे ना खाने की सुध थी, ना पीने का सुध था, ना सोने का सुध था। उसे दिन रात जो है वो संगीत ही सुनाई देता था। जब शाम हो जाती थी तो उसे मतलब कि गली गली कोने कोने से एक अलग अलग स्वर सुनाई देता था, जो उसे ऐसा लगता था कि वही क्या है, वो स्वर बहुत सुंदर है। ठीक, जब वो जंगलों में काम करने जाता था, दोस्तों के साथ जाता था, तो वहाँ भी उन पक्षियों के स्वर को, घास के स्वर को, ठीक है, और पेड़ों के टहनियों के पत्तों की आवाज़ को, चिड़ियों की आवाज़ को, इन सभी की आवाज़ को क्या संगीत में सुनता था और उसमें खो जाता था। वो काम करने भी जाता था तो वहाँ पर भी क्या होता था, वो आराम से सिर पे अपना हाथ दिए आराम से देखता है और संगीत को महसूस करता, सुनता था। और जो निरीक्षक था जो उसे काम पे दिया था, वो जब देखता कि भाई साहब तो बैठ के ऊपर कौवा निहार रहा है, ठीक है, तब क्या करता था, फुटपट्टी यानी होता पतली सटकी वाला डंडा, ठीक है, उससे क्या करता 2-3 सटाक से मारता है कि वो वहाँ से हट के काम पे, धंधा पे ध्यान दे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो फिर वही काम करता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो जेनको है वो संगीत के प्रति पूरा पागल है। ठीक है, इसीलिए जो पड़ोसी रहते हैं उसका नामकरण ही कर देते हैं संगीतकार जेनको। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना बड़ा प्लानिंग जो स्टोरी है वो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आप समझते हैं यहाँ पर कौन सी बातें हैं। रात में जब मेढक टर्राते, चारगाहों पर कुटरकुट चित्कारते रहते, दलदल में तिल्लवे धमा चौकड़ी मचाते और पीछे मुर्गे भाग देते, तो यह बालक सो नहीं पाता था। ठीक है, उसके कान के सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा थी, ठीक है ना, कि उसको दूर का ध्वनि भी सुनाई देता है। मेढक की टरटराहट सुनाई देती है, ठीक है, कुटकुट की चित्कार सुनाई देती है, दलदल में जो कूदता है कीड़ा वो सुनाई देता है, मुर्गा का बाग सुनाई देता है, तो वो सो ही नहीं पाता है। दिन अपनी आंखें सोने की चेष्टा करता है लेकिन उसकी आंखें हमेशा खुली रहती है। ठीक है, वह चरम आनंद की अनुभूति से उभर उठता और इन स्वरों में खो जाता। ठीक है, सुनते रहता, आराम से कान बंद करके उसको स्वर को सुनता था। ठीक है, इसे इन तमाम मिले जुले स्वरों में एक अद्भुत सुर संगीत सुनाई देता। ठीक है, गनीमत थी कि माँ उसे गिरजाघर नहीं ले जाती थी। ठीक है, गिरजाघर क्यों नहीं ले जाती थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि माँ जेनको को गिरजाघर क्यों नहीं ले जाती थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वाद्य यंत्रों घंटियों की झनकार गुंजित तो बालक की आंखों धुंधली और नम हो उठती और उसमें एक जैसी चमक दमकने लगती, मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया की रोशनी में प्रदीप्त हो उठी हो। समझो यहाँ पे क्या है, गिरजाघर जैसे वो जाता, गिरजाघर में जो वाद्य यंत्र थे, जो मशीनें थी, जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन सभी की वो आवाज़ जब सुनता था तो उसके आँखों से अलग सा आंसू आता था। ठीक है, खुशी का आंसू, और वो एकदम पूरा मधुर होकर उसे सुनता था खूब मन लगाकर। ठीक है ना, और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया का है ही नहीं, किसी दूसरे प्लैनेट से आया हुआ इंसान है। ठीक है, देखिए क्या होता है आगे। रात के वक्त गांव में पहरा देने वाला चौकीदार कभी कभी यूं ही खुद को जगाए रखने के लिए तारे गिनने लगता या बेहद धीमे धीमे किसी कुत्ते से गपियाने लगता। मतलब जो कहते हैं कि अब थोड़ा सा जो चेंजिंग कर रहे हैं अपने स्टोरी राइटिंग में, क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पर एक चौकीदार की बात हो रही है। ठीक है, अब जो चौकीदार था भाई साहब, वो क्या करता था, चौकीदार का काम क्या है, चौकीदारी करना। रात के समय वो चौकीदारी करेगा और रात को तो सब कुछ जगता नहीं, रात को तो सब सोता है, तो वो अकेले कैसे मन लगाएगा। ठीक है ना, तो बैठ के क्या करता था, तारा गिनता था। तारा गिनने के साथ साथ कभी कभी किसी कुत्ते से गपियाता था, उन्हें बतियाता था। ठीक है, ऐसे वक्त कई बार उसने शराब खाने की धुंधली रोशनी में छोटे सफ़ेद झबले में जेनको को यहाँ वहाँ दौड़ते देखा। हालांकि वह बालक कभी शराब खाने के भीतर नहीं जाता था, वह दीवार से सटकर बैठ जाता और भीतर का संगीत सुनते ही
सुनने की कोशिश करता था। समझ में आया? जिनको जो था वो शराब खाने के जो चौकीदार था उसके साइड में एक शराब खाना था, उस शराब खाने के पास में इधर उधर भटकता रहता था और भटक कर साइड से, ठीक है, वो सुनता रहता। क्या अंदर म्यूजिक बजता था, गाना बजता था, ठीक है ना, तो उसको सुनता था, लेकिन कभी उसके अंदर नहीं गया, ठीक है, बाहर से ही क्या किया, खिड़की के साइड से उस आवाज़ को वो सुनता था और आनंद लेता था। भीतर जब कोई युगल संगीत का मधुर धुन पर थिरकते हुए चुमकते तो पैरों की थाप और बालाओं की मस्ती भरे स्वर सुनाई देते। हौले हौले वायलिन बजता रहता, पियानो की तेज स्वर गूंजता रहता, पियानो का तेज स्वर गूंजता रहता, खिड़कियां रोशनी से नहा उठती, डांस फ्लोर की कांट चरमराने, गाने और झूमने लगता, जिनको तल्लीन होकर यह सब सुनता। ये सभी बातें हैं जो कि शराब खाने के अंदर हो रही हैं, ठीक है। म्यूज़िक सुनाई देता है, वायलिन की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है, पियानो की आवाज़ सुनाई देती है, लोग अंदर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, उनके कदमों की ताल, तालियों की आवाज़ तथा लोगों की बातों का जो आवाज़ है वो सभी बाहर सुनाई देता था, ठीक है। और जिनको इन सभी बातों को, इन सभी स्वरों को सुनता था और भाव विभोर होकर आनंदित रूप से उन्हें सुनता, दुबक्का सुनता रहता था, ठीक है। ऐसी मधुर धुन वाले वायलिन को पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। अब जो है जिनको के मन में वायलिन पाने की एक नई तमन्ना जगती है कि मुझे भी वायलिन चाहिए और वायलिन में बजाऊंगा, ठीक है। मगर अफसोस, उसके नसीब में यह सब कहाँ। वह इसे कैसे पा सकता था? काश वे उसे एक बार वायलिन हाथ में लेने भर देते तो वह धन्य हो उठता, ठीक है। एक तो वो बेचारा गरीब, ठीक है, वो वायलिन कहाँ से खरीदे? वायलिन बहुत महंगा आता है, ठीक है ना, तो गरीब है तो कहाँ से खरीदेगा? तो इसको सोचता है कि काश कोई एक बार हमको वायलिन छूने देता तो मेरा जीवन क्या होता, धन्य हो जाता। वो बोलता है वह इसे कैसे पा सकता है, काश वे कोई इस बार वायलिन हाथ में दे दे तो धन्य हो उठता। पर नहीं, उसकी किस्मत में बस सुनना लिखा था, ठीक है। कभी लेखक कहते हैं कि उसकी जो किस्मत में केवल क्या था, सुनना ही लिखा था। वह देर तक बहुत बुत बिना रहा सुनता रहता, जब तक दूर से अंधेरे को चीरती चौकीदार की आवाज़ ना जाती, ठीक है ना। जब तक चौकीदार उसे चिल्लाकर नहीं भगाता तब तक वो खड़ा होकर वहाँ पर उन सभी आवाज़ों को सुनता था, शराब खाने के बाहर से। तो क्या बोलता है देखिए, चलो अब जाओ, सोने का वक्त हो गया है, ठीक है। वहाँ चौकीदार चिल्लाता है कि चलो अब जाओ, सोने का वक्त हो गया है, ठीक है। तो वो नन्हा सा बालक नंगे पांव रात के अंधेरे में भागते हुए कुटिया की ओर जाता और वायलिन के स्वर देर तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। मतलब वो भागता तो है, अपने घर की ओर जाता तो है, लेकिन वायलिन की आवाज़ उसके कान तक तब तक पहुंचती है जब तक वो घर तक ना पहुंच जाता। घर पहुंचने के बाद भी उसे हल्की हल्की वायलिन की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। जब फसल कटने या शादी ब्याह के मौके पर बाजे व संगीत बजती तो उसे खूब आनंद आता। ऐसे वक्त वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और कई कई दिनों तक एक लफ्ज़ तक नहीं बोलता, ठीक है। दमकती आंखें सामने की ओर यूँ टिकी रहती जैसे रात के वक्त बिल्ली की आंखें दिखाई देती हैं, ठीक है। वो लेखक कहते हैं कि जब गांव में शादी ब्याह होता था या फिर फसल कटाई होती थी तो उसमें जो म्यूज़िक बजता था, संगीत होता था, ठीक है ना, तो उस संगीत में वो इतना अच्छा इसको लगता था कि सिगड़ी के पास, सिगड़ी होता है लकड़ी जलाया जाता है, ठीक है ना, आग जलाया जाता है, उसके पास वो जाकर बैठ जाता था और उसे निहारता रहता था, संगीत को सुनता था। और कई महीनों तक, मतलब ऐसा नहीं, रोज़ आकर सुनेगा, गाएगा, ठीक है। और उसकी आंखें जो थी बिल्ली के समान, क्या जैसे बिल्ली को अंधेरा में देखिएगा तो आंख जो है वो चमकेगा, ठीक है, तो उसकी भी आंखें वैसे ही चमकती थी। आखिरकार उसने काठ की फलक से अपने लिए एक सारंगी बना डाली, घोड़े की बाल का तार के रूप में इस्तेमाल किया, पर उसमें स्वर मैखाने के बजने वाले वायलिन जैसे मधुर स्वर नहीं थे। तारों में बेहद महीन स्वर निकलता, मानो मक्खियाँ कीड़े भिन्न भिन्न कर रहे हों। फिर भी सुबह से देर तक वह उसे बजाता रहता। हालांकि उसे अपनी इस लत के लिए बहुत मार खानी पड़ी थी, पर यह सब छोड़ना उसके बस की नहीं था, यह उसकी फितरत में था, ठीक है। एक बेचारा, अब उसको तो वायलिन मिलता नहीं है, तो वायलिन नहीं मिलेगा तो करेगा क्या, तो वो बेचारा क्या बनाता है, एक सारंगी बनाता है, ठीक है। किससे बनाता है? एक काठ में फिर एक ठोक कर घोड़े की बाल को उसमें लगाकर क्या बनाता है, एक सारंगी बनाता है जिसे वो बजाता है।
सारंगी में वायलिन जैसी तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो संतुष्ट होता है उससे और उसको धीरे धीरे वो बजाता है, जिसमें से इतना महीन और इतना आस्ते बजाता है कि ऐसा लगता है कोई मक्खी क्या कर रही है, भिनभिना रही है। इसलिए उसे उसकी माँ बहुत बीमारती भी है, पीटती भी है, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आता। माँ के चले जाने पर वही काम करता था जो वो करना चाहता था, ठीक है, उसकी वो फितरत हो चुकी थी। आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे क्या बोला गया है। बालक दिनों दिन कमज़ोर और दुर्बल होता जा रहा था और बालों की गुच्छा पहले से घना, ठीक है, बाल दिन पर दिन बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, और बेचारा वो पतला दुबला और सुखंडी होता जा रहा है, ठीक है। आंखें हर वक्त चौकन्नी और आंसुओं से भरी रहती, क्योंकि कमज़ोर है, तो कमज़ोर होने के कारण आँख में क्या था, हमेशा आँख में पानी भरा रहता था, ठीक है। छाती और गाल धंसते जा रहे थे। वह कभी भी आम बच्चों की तरह तंदुरुस्त नहीं हो पाया। उसका वही हाल था जो उस बेचारी गरीब सारंगी का था। मतलब जिस प्रकार वो सारंगी थी जो आवाज़ नहीं दे पाती थी, ठीक है, मधुर तो थी, लेकिन जितना जैसा कीड़ा भिनभिनाता वैसे आवाज़ होता है, वैसे ही उसका आवाज़ था। तो कह सकते हैं कि उसका भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। उसी प्रकार जिनको का भी हाल क्या दिन पर दिन खस्ता होता जा रहा था। फसलों की कटाई के वक्त जो वह लगभग फांके ही करता था, क्योंकि ऐसे वक्त वो महज कच्चे सलगम खाकर जीवित रहता था, ठीक है। उसकी एक ही चाहत थी किसी तरह एक वायलिन उसे मिल जाए, मगर अफसोस उसकी ये चाहत ने उस बदनसीब की जान ले ली, ठीक है ना। उसकी एक ही तमन्ना थी कि किसी प्रकार उसे एक वायलिन मिल जाए जिसे वो बजाए और बजा कर क्या हो, खुश रहे, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, जब कुदरत को कुछ और मंजूर होता है तो आप लाख चाहे लेकिन आपका कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार क्या होता है, कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था, ठीक है। बेचारा वायलिन, जिस वायलिन को वो पाना चाहता था, उसी वायलिन की चाहत ने उसकी प्राण ले लेती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊपर बंगले का मालिक बैरन और उसका पूरा परिवार अरसे से इटली में रह रहा था। बंगले की देखभाल करने वाला वर्दीधारी सिपाही के पास एक वायलिन था जो कभी कभार वो अपनी खूबसूरत प्रेमिका या फिर नौकर को खुश करने के लिए बजाता था, ठीक है। एक बंगला था जो साइड में था, उसका मालिक था बैरन, जो इटली में अपने परिवार के साथ रहता था, ठीक है। उसका जो जो बंगला था उसके देखभाल के लिए उसने एक चौकीदार रखा था जिसके पास एक वायलिन था। वो वायलिन तभी बजाता था जब उसकी प्रेमिका आती थी तो अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए तथा नौकरों को खुश करने के लिए वो वायलिन बजाया करता था। जिनको अक्सर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पौधों के बीच नौकरों के हॉल के दरवाजे के पास दुबक कर बैठा रहता, पर उस पर एक ही धुन सवार रहती थी कि किसी तरह उस संगीत को सुन सके या फिर कम से कम वायलिन की एक झलक पा सके। वायलिन हमेशा दरवाजे के सामने दीवार पर टंगा रहता था। बालक हसरत भरी निगाहों से उसे निहारता। ऐसे वक्त उसकी समूची आत्मा आंखों से उतर आती। वह उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। मतलब जो जिनको था वो किसी न किसी तरह से पौधे को फांद कर, ठीक है, साइड से दरवाजे के सामने जाकर बैठ जाता था और वायलिन को निहारता रहता था, ठीक है। उसके मन में बस एक ही लालसा थी कि कोई इस वायलिन की या तो उसको आवाज़ सुना दे या फिर उसे एक बार ये वायलिन छूने को मिल जाए। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं था, इसलिए वो क्या करता था, बैठ के केवल वायलिन को निहारता रहता था, ठीक है। अचानक एक मूक चाहत ने उसे जर्जर कर दिया। मूक चाहत मतलब इतना ज़्यादा वो उस चीज़ को बारे में सोचने लगा, उस चीज़ को चाहने लगा कि इसका हुआ काश किसी तरह एक बार उसे अपनी हाथ से छू कर या फिर बहुत नज़दीक से जाकर देखे। उसके मन में यह तमन्ना जगने लगी कि इतना दूर तो आ ही गए हैं, चलिए रोज़ देखते ही हैं, एक बार क्यों ना चल कर इसे छू कर देखा जाए। काश एक बार कभी इसको छू पाता, इसको ज़रा सामने से देख पाता, इसमें कैसे धुन आती है वो देख पाता, ठीक है। इस ख्याल मात्र ने उसका दिल बिल्लियों उछलने लगता। मतलब ये जो ख्याल उसके मन में आते थे तो बिल्ली उछलने मतलब क्या, मतलब परेशान हो जाता था। वो सोचता था कि तुरंत जाए, तनी छू के देखे, तनी सब बजा के देखे, ठीक है, चलो चलो ऐसा, चलो ऐसा ऐसा मन उसका करता था, ठीक है। एक शाम उसने देखा कि नौकर के कमरे में कोई नहीं था। वो गया, फिर देखा तो देख रहा है क्या कि नौकर के कमरे में कोई नहीं था। पूरा परिवार यूं भी इटली में ही रह रहा था, घर खाली था। वर्दीदार सिपाही भी अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने निकल गया था, ठीक है। झाड़ियों में छिपा जेन को दरवाजे की झिरी में से बहुत देर से अपने लक्ष्य के
पर नज़र टिकाए बैठा था, ठीक है ना। जो साइड में जेनको जब झाड़ियों में बैठ के उस वायलन को देखा कर रहा था, मैंने देख रहा था, ठीक है। जो बैरन है वो तो इटली ही गया है, इटली में जाकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। जो नौकर है यानी सिपाही जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ घूमने गया है। मौका बहुत अच्छा था, रूम पूरा खाली था, ठीक है, और वायलन एकदम सामने था और वो जब देख रहा था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि काश चलो एक बार छू कर देखते हैं। चंद्रमा अपने पूरे शबाब के साथ आसमान में दमक रहा था। कमरे के भीतर भी उसकी किरणों में से एक घेरा बना गया जो सामने की दीवार पर पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे रोशनी का यह घेरा वायलन के समीप आया और वायलन रोशनी से नहा उठा, ठीक है। यहाँ पर प्रकृति वर्णन कर रहे हैं लेखक जो है, वो प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि चंद्रमा जो है अपनी पूरी प्रकाश को फैलाए हुए है, ठीक है। यानी पूर्णिमा की रात है, ठीक। जो चंद्रमा की प्रकाश है वो वायलन पे साफ पड़ती है और ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा है वो दिखा रहा है कि देखो यही वो सुंदर वायलन है, आज ही मौका है, एक बार जाओ इसको छू कर देखो, ठीक है। तो क्या होता है देखो यहाँ पे, बालक ने देखा कि घने अंधेरे के बीच दुधिया रोशनी में वायलन चमक रहा था, ठीक है। मैंने जैसे बताया तो इस कदर उज्जवल की उसकी चकाचौंध से वह बौरा गया और उसके तार, गर्दन, किनारे सब कुछ साफ दिखाई दे रहे थे। खुटिया जुगनू के मंदिर चमक रही थी और वायलन की गज भी एकदम जादू की छड़ी के माफिक था, ठीक है। जैसे कि वायलन की जो सौंदर्य रूप है उसको कवि जो है लेखक जो है वो दर्शाते हैं कि जो वायलन है वो इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। चांदनी रोशनी के प्रकाश में उसकी जो तारे हैं वो जब भोरे चमचमाते हैं उस तरह चमचमा रहे हैं, जो जादू की छड़ी की तरह उसका आगे का सिरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार जो लेखक है तो चांदनी के रोशनी का वर्णन करते हैं, वे जो वायलन है उसका वर्णन करके, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अंदर से, मन के अंदर से जिनको का ऐसा होता है कि जल्दी जाकर छू ले। जो प्रकृति है वो उसे ढकेल रही है कि तुम जाओ और जाकर एक बार उसे छुओ, ठीक है। वाह कितना खूबसूरत है, एकदम जादुई। जिनको ललचाई नज़रों से उसे ताकने लगा। वह लताओं के बीच दुबक कर बैठा था, उसकी कोहनियाँ कमज़ोर घुटनों की टिकी थी। अवाक निश्चल एक चीज़ पर टिकी बंधे वह मायूसी से उभरा उठा। अगले ही पल उत्कट आकांक्षाओं से उसे घेर लिया। क्या यह कोई जादू है या कुछ और? वायलन का जुनून उस पर मंडरा रहा था। क्षण क्षण के लिए वायलन अंधेरे में डूब गई और फिर धुंधली आभा से यह चमक उठी। जादुई, वाकई यह जादुई था। इसी बीच हवा सरसराने लगी, पेड़ डोलने लगे, लताएं मंद मंद फुसफुसाने लगी और ये सभी मानो उस बालक को उकसा रहे थे, चलो जिनको आगे बढ़ो, वहाँ कोई नहीं है, जाओ जिनको जाओ, ठीक है। इस प्रकार जो है प्रकृति वर्णन है यहाँ पर कि प्रकृति जो है खुद जिनको को क्या कर रही है, आगे कर रही है कि तुम जाओ, ठीक है, अभी मौका है, मौका खाली है, जाओ जल्दी से जाकर देखो। इसीलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे काम जो होता है वो हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे जिनको का, क्योंकि जिनको का मन में लालसा थी कि काश में उसे छू पाता। जब वो उसके बारे में दिन रात सोचता था तो जो प्रकृति भी है वो भी उसे इस चीज़ में ढकेलती है, वो जाओ एक बार छू के आओ, ठीक है। और वो मौके का फ़ायदा उठाकर जाता भी है छूने के लिए। रात उजली और निर्मल थी। बगीचे में तालाब के किनारे बुलबुल ने कूकना शुरू कर दिया, हौले हौले तो भी जोर से। उसके गीत के बोल थे, आगे बढ़ो, हिम्मत करो, जाकर छू लो प्यारे, ठीक है। मतलब जो पपीहा है यानी जो बुलबुल है वो जब गा रही है ना तो गाने के स्वर में वैसा सुनाई दे रहा है कि वो जिनको को बोल रही है क्या, आगे बढ़ो, हिम्मत करो, जाकर छू लो प्यारे, ठीक है। एक ईमानदार कला और काला कौआ बालक के सिर पर मंडराने लगा। एक ईमानदार कौआ मतलब एक अच्छा जो कौआ है, काला कौआ कहते हैं, जब कौआ माथा के ऊपर मंडराता है मतलब काल मंडराता है, ठीक है। कौआ को शनि का जो प्रकोप माना जाता है, प्रकोप यानी का शनि का एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। तो जब कभी सर के ऊपर कौआ मंडराता है मतलब क्या है, मुहावरा है कि उसका काल निश्चित है, ठीक है, अब उसको इस दुनिया से जाने का समय आ गया है, ठीक। तो काला कौआ जो है उसके सर पे मंडरा रहा है लेकिन उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। और काँव काँव कर बोला, नहीं जिनको नहीं। कौवा उड़ गया। बुलबुल अभी भी गा रही थी। लताएं दो गुने वेग से फुसफुसाने लगी, जाओ वहाँ कोई नहीं है। वायलन अब भी चंद्रमा की रोशनी में घिरे हुए टंगा हुआ था। जब वह घनी लताओं के पीछे से उठ खड़ा हुआ, ठीक है, दहिल
दहलीज पर उस नाजुक बालक की भौंकनी कि इस तरह चली सांसों के साफ सुनाई जा रहा था। क्षण भर बाद ही सफ़ेद उजल हो गया। केवल एक नन्हा पौर सीढ़ियों पर दिख रहा था। दोस्त कौवे ने एक बार फिर व्यर्थ में चीख कर काट कर आह्वान किया, नहीं नहीं, पर जिनको भीतर घुस चुका था। तालाब में मेढक अचानक टर्राने लगे, मानो किसी ने उन्हें डरा दिया हो। फिर अचानक शांत हो गए। बुलबुल ने गाना बंद कर दिया। जब जिनको अब अंदर चला गया तो कौवा जो है वो बाहर से चिल्लाता है, नहीं नहीं, लेकिन अब क्या फ़ायदा। ठीक है, जिनको तो अंदर चला गया है, जिनको को जो लोगों मतलब जो प्रकृति था उससे जो ढकेल रही थी वो उनके बहकावे में आके उस कमरे के अंदर चला जाता है। कौवे के लाख बोलने के बाद भी वो उसकी बात को नहीं सुनता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो मेढक वो जो टर्रा रहे थे वो बहुत तेज़ से टर्राने लगते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, अचानक बंद हो जाते हैं। एक विराम के बाद अंधेरे में हल्के कंद्र सी आवाज़ आई, मानो किसी ने अनजाने में तारों को छेड़ दिया है। उसी वक्त कमरे के कोने से कर्कश मगर उतनी आवाज़ फूट पड़ी, कौन है वहाँ। ठीक है, अब रूम पूरा अंधेरा हो जाता है। ठीक, रूम पूरा क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर गर्मियों की कपकपाती लपकती बिजलियों से पूरा कमरा क्षण भर के लिए रोशन हो गया। उसी एक पल में दोनों हाथों और पैरों से झुका बेचारा जिन को कांपता दिखाई दिया। वायलन के पास सिर को आगे की ओर फैलाए अपनी पालथी मारकर बैठा था। फिर बिजली कड़कनी बंद हो गई। चंद्रमा को बादलों ने ढक लिया। चारों ओर निस्तब्धता पसर गई। देखिए, अचानक प्रकृति क्या हुआ, बदल गई। जो मौसम, जो प्रकृति उसे बोल रही थी कि आप अंदर जाओ, ठीक है, उसको दिखा रही थी। चंद्रमा अपनी प्रकाश को वायलन के ऊपर बिखेरा। ठीक है, जो हवाएं हैं वो तेज लताओं के घर्षण से, चिड़िया चहकने से, मेढक टर्राने से, ये सभी चीज़ें जो हैं वो जिनको को प्रभावित कर रही थी कि तुम अंदर जाओ, एक बार जाओ, वायलन को छुओ, यही अच्छा मौका है। ठीक है, काला कौवा उसे परेशान मन रोकता है कि तुम मत जाओ। ठीक है, लेकिन जिनको बात नहीं सुनता है, प्रकृति के बहकावे में वो अंदर चला जाता है। ठीक है, और जैसे ही जाता है तैसे ही क्या होता है, सारी चीज़ें शांत हो जाती है। चंद्रमा को बादलों ने घेर लिया। हवाएं अपने आप बंद हो गई। मेढक का टर्राना बंद हो गया। कोयल का गाना बंद हो गया, कोयल बोल रहे हैं, बुलबुल का गाना बंद हो गया। ठीक है, और चारों तरफ क्या हुआ, सन्नाटा हो गया, एकदम प्रसन्न, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं वो हो गया। ठीक है, एक विराम के बाद अंधेरे में हल्के कंद्र सी आवाज़ आई। ठीक है, क्या हुआ, अंधेरा हो गया। अब जिनको बेचारा भागने का चेष्टा में है, तो भागने का चेष्टा में उसका टकराव हो जाता है, किसके साथ, वायलन के साथ। मानो किसी ने अनजाने में तारों को छेड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि दीवार पे लगा हुआ था वायलन, तो क्या हुआ, अचानक उसकी जो हाथ है या सिर है कुछ भी टकराया होगा तो आवाज़ बना। ठीक है, उसी वक्त कमरे के कोने से कर्कश मगर उंदी आवाज़ फूट पड़ी, कौन है वहाँ। दीवार से माचिस की तिल्ली रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। एकाएक रोशनी की लहर फूट पड़ी और फिर हाय राम, गालियों, घूंसों, मुक्कों की बरसात होने लगी। बच्चा रोने लगा, बिलखने, याचना करने लगा, ईश्वर के वास्ते। कुत्ते का भौंकना, रोशनी लेकर लोगों का भगदड़ शुरू हो गई। पूरे घर में खलबली मच गई। 2 दिन बाद अभागा जन को मजिस्ट्रेट के पास सामने था। क्या चोरी के जुर्म में उस पर मुकदमा चलाया जाए? बेशक। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट होता है वो बोलते हैं क्या इस पर चोरी के जुर्म में मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि वो तो चोरों के भांति उस घर में ढुका था। हालांकि उसका मकसद चोरी करने का नहीं था, वो केवल और केवल क्या था, छूना चाहता था, वायलिन को छूना चाहता था, उसे एक बार बजाना चाहता था, उसे अपने हाथों में लेना चाहता था, ना ही उसका चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उस घर में वो चोरों के भांति ढुका, इसलिए उसे चोर करार दिया गया। ठीक है, जो सिपाही था यानी जो चौकीदार था वो उस कमरे में ही मौजूद था भाई साहब। ठीक है, और वो जब आवाज़ सुनता है तो वो क्या करता है, चिल्लाता है, कौन है। जब वो माचिस बारता है तो देखता है भाई साहब ये तो खड़ा है, ये तो जिनको है। ठीक है, जिनको मन लड़का है, और वो लगता है कि चोर कोई घुसा है, तो उसको बहुत मार मारता है, अबत मार मारता है बहुत। और वो बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है ना, रोता है, बिलबिलाता है, बोलता है कि भगवान के लिए मुझे मत मारो। लेकिन उसे अदम मार मारा जाता है, बहुत मार मारता है। मारने के बाद उसे अगले दिन मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, और मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि इस पर क्या चोरी का मुकदमा चलाया जाए, तो वो बोलता है बेशक। न्यायाधीश और मकान मालिक ने
कटघरे में खड़े अपराधी को देखा। मुंह में उंगली डाले, फटी भयभीत आंखें, बेहद दुर्लभ, छोटा गंदा छोटा और भरा वह बालक चुपचाप खड़ा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि क्यों और कैसे उसे यहाँ लाया गया है और वे लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो छोटा बच्चा बिल्कुल अनजान, एक मतलब अबोध बालक, मुंह में अपना उंगली लिया हुआ है, फटा पुराना कपड़ा है, ठीक है, मतलब बड़ा गंदा बॉडी है, उसका बाल झुंझुराला है, धोया हुआ नहीं है, शैम्पू किया हुआ चूल नहीं है, ठीक है। तो उसको इस बात से भी अनजान, उसे क्यों लाया गया आखिर, उसको इस बात का भी पता नहीं है कि वो हो क्या रहा है, उसे क्यों मारा गया, उसे क्यों कटघरे में लाया गया, उसके साथ अब क्या होगा, इस बात का भी उसे ज़रा सा भी अनुमान नहीं है, ठीक है। न्यायाधीश सोच में पड़ गया कि इस कदर दुर्बल महज 10 बरस के इस अभागे को क्या दंड दिया जा सकता है, जो अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। क्या इसे कैद खाने में भेजा जा सकता है? यूँ भी बच्चे के साथ इतना बेरहम नहीं हुआ जा सकता। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि चौकीदार उसे ले जाकर बेत से थोड़ी पिटाई कर दे, उससे उसे दोबारा चोरी ना करने का सबक मिल जाएगा, इस तरह मामला भी निपट जाएगा। जो जज था वो क्या उसे जेल खाने भेज देता? इतनी छोटा सा बच्चा है, एक तो 10 बरस का बच्चा है, ऊपर से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो वो जेल में क्या करेगा जाकर। तो जज एक प्लान बनाता है कि इसको बोलते, चौकीदार को बोलते हैं काम करो, 2-4 बेत से मार देना और उसको छोड़ देना, ताकि ये चोरी चमारी ना करे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हाँ यही बढ़िया होगा। चौकीदार को बुलाया गया, इसे ले जाओ, चेतावनी के बतौर बेत की पिटाई करो। मोटी बुद्धि वाले चौकीदार ने अपना सिर हिलाया। जिनको को वह किसी बिल्ली के बच्चे के माफिक बगल में दबाकर अस्तबल में ले गया, ठीक है ना। तो जो जिनको होता है, उस जिनको को क्या करता है, वो जो फौजी होता है माने चौकीदार होता है, वो माता का तनी सा घसकल रहता है, क्या करता है, तो जिनको को क्या करता है भाई साहब, उसको बगल में दबा के ले आता है, कहाँ, अस्तबल में, उसको मारने के लिए, ठीक है। उसको ले जाकर वहाँ मारेगा बेचारा जिनको। देखो, या तो उस बालक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अथवा उस कदर भयभीत था कि उसके मुंह नहीं खुला। भयभीत नन्हे परिंदे के भांति चारों ओर देखने लगा। उसे तब जाकर एहसास हुआ जब चौकीदार ने पकड़कर फर्श पे लिटा दिया और उसे हाथ से पकड़कर बेत से पीटने लगा, ठीक है। उस छोटे से बच्चे को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक। जब सब समझ में आता है जब उसको लिटा दिया जाता है और चौकीदार उसको बेत से मारने लगता है। बेचारा जिन को चीख पड़ा, माँ। हर मार के साथ उसकी आवाज़ क्षीण और कमज़ोर होती जाती थी। कुछ देर बाद वह चुप हो गया, फिर उसने उसके माँ को पुकारना भी बंद कर दिया, ठीक है। मतलब जो चौकीदार था उसे बेरहमी से मारता है, ठीक है, जल्लाद था एक नंबर का साला, ठीक है, बहुत बेरहमी से उसे मारता है। और मारने के कारण क्या होता है, जो जिनको है उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में वो चुप हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। बेचारा टूटा हुआ वायलिन। क्रूर चौकीदार ने बड़ी बेरहमी से बालक को पीटा था। यूँ भी अभागा नन्हा जिन को हमेशा से ही दुबला पतला और कमज़ोर था, बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता था। आखिर उसकी माँ आई और बच्चे को अपने साथ ले गई, पर उसे गोद में उठाकर ले जाना पड़ा क्योंकि वो चलने की अवस्था में नहीं रह गया था। अगले रोज़ जिनको उठ नहीं सका। तीसरे रोज़ उसने अपनी आखिरी सांस ली। जिनको जो है 3 दिन के अंदर ही अपनी दम तोड़ देता है और मर जाता है। घोड़े के जिन के कपड़े से ढके बिस्तर पर वह हमेशा नींद में सो गया। जब वह इस तरह मृत्यु के आवेश में था तो खिड़की के पास चेरी के वृक्ष पर, ठीक है, अबलाविल पक्षी झांकने लगे। सूरज की किरणें भीतर झांकने लगी और बालक के लच्छेदार बालों और रसकहीन सूखे चेहरों के चारों ओर तारों की ज्योति का एक पुंज दमकाने लगा, मानो किरणों की यह स्नेह से बालक की आत्मा और स्वर्ग में ले जाने के लिए मार्ग बना रही है, ठीक है। ये फिर प्रकृति वर्णन हो रहा है। फिर लेखक जो है प्रकृति वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब जो है जिनको इतना उसका मतलब दिन अवस्था खराब हो गया रहता है, अब वो बचने के लायक में नहीं रहता है, क्योंकि जो चौकीदार उसको इतना ना मार देता है कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इस संसार को छोड़कर चल जाता है। और सूर्य की किरणें जब वो वृक्ष से जिनको के बिस्तर पर आती है तो ऐसा लगता है कि एक रास्ता है जो उसके प्राणों को स्वर्ग तक ले जाएगा, ठीक है। ऐसे बदनसीब बालक को
कम से कम मृत्यु की इस घड़ी में सूर्य की रोशनी से भरा एक उज्जवल और चौड़ा मार्ग नसीब हुआ था, वरना जीवन भर उसे कंटीले रास्तों पर ही चलना पड़ता था। उसकी बेजान छाती अब भी हल्के हल्के हिल रही थी। बालक अभी भी बाहरी दुनिया की आवाज़ों के प्रति सचेत था, जो खिड़की के मार्फत भीतर जा रही थी। मतलब जो बाहर की जो आवाज़ें थी, संगीत था, वो उसे अभी भी सुनाई दे रहा था। वो अभी भी जीवित था, उसकी जो फेफड़े में जो धड़कन थी वो विद्यमान थी। ठीक है, उसको मरने के उपरांत भी, मरने के समय में भी उसे मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती है, जो खिड़की के साइड से आवाज़ आती है। शाम का वक्त था। खेतिहार बालाएँ काम से लौट रही थी और गाते हुए जा रही थी। पास से ही नदी की कलकल सुनाई दे रही थी। जिनको ने आखिरी मर्तबा देहात के संगीत को सुना। घोड़ों की जीन के कपड़े पर उसके पास ही एक सारंगी भी रखी थी, जो उसने काठ के टुकड़े से बनाई थी। मरनासन का चेहरा अचानक चमक उठा। उसके सफ़ेद होठ फुसफुसाए। माँ, माँ बोलती है, क्या है मेरे लाडले? माँ ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ सिसकियों में बदल गई। माँ, भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलन देगा। ठीक है, जो जिनको है वो अपनी माँ से क्वेश्चन करता है, क्या प्रश्न करता है कि माँ, क्या भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलन देंगे? तो माँ जो है हाँ मेरे बच्चे, माँ बोलती है, हाँ मेरे बच्चे। वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। भीतर जज्ब आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह केवल बुदबुदाई, ओ जीसस। फिर मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर विलाप करने लगी। सब खत्म हो चुका था। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि नन्हे संगीतकार की आंखें खुली पर निश्चल थीं। जब मुख पर शांति, गंभीरता और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। सूर्य डूब चुका था। नन्हे जन को ईश्वर तुम्हें शांति दे। ठीक है, उसकी माँ कहती है कि जो नन्हा जन को है, वो माँ जो है वो अपने बच्चे को मरनासन पर देखती है। सोचिए एक माँ की दशा कैसी होगी जब वो अपने बच्चे को बिस्तर पर देखती है जो कि मरना अवस्था में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो इस दुनिया को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर चला गया है। ठीक है, तो अगले रोज़ बैरन और उसका परिवार वाले इटली से अपने बंगले की ओर आए और घर के दूसरे सदस्यों के साथ बेटी और उसका मंगेतर भी आया। ठीक है, इटली वाकई कितना दिलचस्प देश है। वो जो बैरन है उसका वाक्यांश है कि इटली वाकई इतना दिलचस्प देश है। वह युवक बोला, हाँ वहाँ के लोग भी शानदार हैं, कलाकारों का देश है। इटली क्या है? कलाकारों का देश है। वाकई इनकी कला को देखने और उसे प्रोत्साहित करने में इतना आनंद मिलता है। नव युवती ने जवाब दिया, जिनको की कब्र पर कितने ही कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। तो जिन वास्तविकता में यहाँ पर लेखक जो है दर्शाने की चेष्टा कर रहे हैं क्या, कि हम दूसरे देशों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उस देश में इतना टैलेंट है, इतना जोश है, यहाँ का युवा इतना अच्छा है, देखिए सिंगिंग में ये किया, ठीक है, डांसिंग में ये किया। लेकिन अपने देश की जो अच्छाई है उसको इंसान नहीं देखता है। ठीक, अपने देश में जो गरीबी है, गरीबों में जो बच्चे, छोटे बच्चे जिसका टैलेंट कूट कूट के भरा है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ठीक है, बाहरी लोगों को देखकर उन लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनके बारे में प्रशंसाएं की जाती है। तो लेखक जो है वो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं समाज को। बैरन के परिवार का देखिए यहाँ पर जो वाक्यांश है वो इस संदेश को डिनोट करता है, दर्शाता है कि वो लोग इटली की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो उनके पास का जो बच्चा था, जिसको भगवान ने गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट दिया था, जो कि दुनिया का हर एक संगीत सुन सकता था। ठीक है, जो आगे अगर मेहनत करता और उसे सही रास्ता दिया जाता तो शायद वो अपने संगीत की दुनिया में अपना नाम उज्जवल कर पाता, लेकिन उसके नसीब में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समाज ने उसका सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक, जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अपने बच्चों को टैलेंट के दृष्टि से आगे देखना चाहिए, उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो हेनरी स्कैनविच की जो कहानी है, जो नन्हा संगीतकार है, ये जिनको को श्रद्धांजलि समर्पित कहानी है। ठीक है, ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो संगीत प्रेमी होता है, लेकिन अपनी इसी संगीत प्रेम के कारण उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने जिनको के इस संबंधित जो हेनरी स्कैनविच की कहानी है,
क्या नन्हा संगीतकार को पूरा पढ़ लिया। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग इससे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसे कोऑर्डिनेट कर पाए होंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैं दे दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसका उत्तर खोज के आराम से लिख लेंगे। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तभी मैं उत्तर दूंगा। मुझे आशा है कि आप लोग अपने घर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कहानियों पर डिस्कस करते हुए। जय हिंद, जय भारत।